नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साल 2024 के एक बेहद बड़े फैसले के बारे में आप लोगों के साथ यहां पर चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, आप सभी लोग अपनी एक संपत्ति को किसी किराएदार को जरूर देते होंगे। अब आप लोग जानकारी के अभाव में, यानी कि एक आम नागरिक को कानून की समझ नहीं है, इसी वजह से वो कुछ जरूरी कदम उठाने से अनजान रहता है। इसी वजह से एक किराएदार संपत्ति पर मालिकाना हक भी पा लेता है। जी हां दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं ताकि आप लोग अपनी उस संपत्ति को अपने हाथों से खोने से बच जाएं। अगर आपने जरूरी कदम नहीं उठाए तो जो किराएदार लंबे समय से संपत्ति पर रह रहा है वो आपकी संपत्ति का मालिकाना हक पालेगा। अब कितने सालों बाद पाएगा, क्या क्या चीजें दिखानी पड़ेगी, क्या क्या तरीका होगा, उससे बचाव कैसे किया जा सकता है, ये सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, वीडियो बड़ी ध्यान से एक एक स्टेप्स के साथ समझनी जरूरी है, क्योंकि आज आपको बहुत सारी कंडीशन बताने वाला हूं जो आपके लिए खतरनाक साबित होने वाली है। देखिए, अगर एक किराएदार को आप लोगों ने अपनी संपत्ति किराए पर दी हुई है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 की। उसका सेक्शन 27 बोलता है कि अगर एक संपत्ति का मालिक अपनी संपत्ति पर कब्जा पाने के लिए लापरवाही बरतेगा, तो जैसे ही समय सीमा निकल जाएगी वो अपनी संपत्ति पर वापस से कब्जा नहीं पा सकता और वो वहां पर मालिकाना हक खो बैठेगा। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर समय सीमा कितनी है। कोई व्यक्ति सोचेगा 10 साल है, किसी का मानना होगा 5 साल है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट देखना है। वो बताता है कि अगर एक व्यक्ति 12 सालों से आपकी संपत्ति पर काबिज है, यानी कि उसका आपकी प्रॉपर्टी पर पोजेशन है, और ऐसी स्थिति में आप 12 सालों तक उसे खाली कराने के लिए कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेते, तो जैसे ही 12 साल पूरे हो जाएंगे आप उसे खाली कराने का प्रयास करेंगे, तो इस कानून के तहत, यानी कि एडवर्स पोजेशन लॉ के तहत, कानून में आपको बाढ़ कर दिया जाएगा। बाढ़ का मतलब रोक दिया जाएगा और आप अपनी संपत्ति वापस नहीं पा सकेंगे। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर हमने आप ही की वीडियोस देखी हैं, कुछ लोग बोलेंगे हमने और अधिवक्ताओं और एडवोकेट्स की वीडियो देखी हैं जो बोलते हैं कि एक किराएदार कभी संपत्ति पर कब्जा करके मालिक बन ही नहीं सकता। जी हां दोस्तों, ऐसा भी होता है, पर ध्यान दीजिएगा, कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है जब हमें भी पता है, एक वकील को भी पता है, जज को भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि सामने वाला व्यक्ति किराएदार ही है, पर आप लोगों के पास प्रॉपर एविडेंस ना होने की वजह से वो आपकी संपत्ति पर इसी कानून के तहत मालिक बन जाता है। तो अब आपको बताऊंगा कि क्या क्या कानूनी स्टेप आपको लेने हैं और क्या क्या कानूनी बचाव आपको अपनाना है। अब देखिए, सबसे पहले अब मैंने आपको कानून बता दिया कि कितने सालों तक कब्जा कर लेने से आप किसी को किराएदार नहीं बल्कि अपना मालिक बना बैठेंगे संपत्ति का। नाउ अब आपको मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने कोई संपत्ति किराए पर दे रखी है, आप लोगों के पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है, आप लोगों के पास लीव लाइसेंसी एग्रीमेंट नहीं है, आप लोग सामने वाले किराएदार से ना ही अपने अकाउंट में ऑनलाइन किराया नहीं लेते, ना ही आप कोई रेंट रिसिप्ट ले रहे दे रहे, तो ऐसी कंडीशन में मुझे भी पता है, सामने वाली पार्टी के एडवोकेट साहब को भी पता है कि वो किराएदार ही है, पर वो पार्टी कभी भी कोर्ट में उठकर ये नहीं बोलेगी कि मैं किराएदार हूं, क्योंकि अगर वो खुद को किराएदार बता देगी तो उसको भी पता है कि आज नहीं तो कल उसे ये संपत्ति कोर्ट से खाली करनी पड़ेगी, ऊपर से उस पर कंपनसेशन लगेगा, किराया भी लगेगा, ब्याज भी लगेगा, तो वो किस मौके की तलाश में रहेगा? उसे मौके की तलाश होगी कि वो खुद को कब्जेदार बताए,
और अगर आप ध्यान दें कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है, पेमेंट रिसिप्ट नहीं है, किराया ऑनलाइन नहीं आ रहा, तो एक मकान मालिक के लिए ही समस्या बन जाती है कि उसको किराएदार कैसे साबित करूं। फिर मकान मालिक सोचता है मैं तो अड़ोसी पड़ोसी को लेकर आ जाऊंगा, आप 2 गवाह खड़े करेंगे कि वो किराएदार है, 2 गवाह वो खड़े करेंगे कि हम किराएदार नहीं है। इन द एंड यहां पर केवल मौखिक गवाही चलती रहेगी। अब दोस्तों कई बार यह भी देखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, आपने किराए पर संपत्ति किसी किराएदार को दी, उस किराएदार की जगह उसका भाई या कोई रिश्तेदार आकर रहने लग गया। इन द एंड आपने पुराने वाले किराएदार से तो कोई रेंट एग्रीमेंट बनवा कर रखा था, पर इसके नाम से कोई लेन देन नहीं है। तो जब आप उससे संपत्ति खाली कराने जाते हैं, उसका कहना होता है कि मेरा वो रिश्तेदार किराएदार था, उसको तो संपत्ति छोड़े 12 सालों से ज्यादा हो चुका है, किंतु मैं तो संपत्ति पर इतने 12 लंबे सालों से समय से चलता आ रहा हूं, ऐसी कंडीशन में मैं तो कोई किराएदार हूं ही नहीं। तो आप वहां पर धोखा खा जाएंगे और वो किराएदार आपकी संपत्ति पर मालिक बन जाएगा। इसके अलावा मान लेते हैं आपने एक संपत्ति किसी को किराए पर दी, फिर आपने उससे खाली भी करा ली, खाली हो जाने के बाद वो इंसान दोबारा से आकर कब्जा करके रहने लग गया। अब आप लोगों को लगा यार ये तो वही पुराना किराएदार है, क्या दिक्कत है, पहले भी खाली कर दी थी, अब जब हम बोलेंगे वो फिर से खाली कर देगा। जी नहीं, किराया एग्रीमेंट आपका पिछले समय से था, जब वो दोबारा से आकर रहने लग गया, क्या आपने कोई रेंट एग्रीमेंट बनवाया, लीव लाइसेंसी एग्रीमेंट बनाया, अकाउंट में पेमेंट ली, पेमेंट रिसिप्ट ली? अगर आप कुछ भी नहीं ले रहे तो किस कंडीशन में आप उसको किराएदार वहां पर बोल पाएंगे? और अगर उसने साबित कर दिया कि मैं किराएदार था पर पहले था, उसके बाद मैं खाली करके चला गया और मैंने देखा कि वो संपत्ति खाली पड़ी थी, उसके बाद मैंने जबरदस्ती आकर कब्जा ले लिया और तब से आज तक मैं फोर्सफुली एडवर्स पोजेशन करके रह रहा हूं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आप ही साबित नहीं कर पाएंगे कि वो किराएदार था, क्योंकि वो साबित कर देगा कि मैं जब किराएदार था उस समय तो मैं खाली करके जा चुका था। यह भी कंडीशन काफी ज्यादा देखने को मिलती है जब एक किराएदार मकान मालिक के विश्वास से धोखा करके उसी की संपत्ति पर कब्जा जमाकर मालिकाना हक पा लेता। अब दोस्तों यहां से मैंने आपको 3 बड़ी कंडीशन बताई जब एक किराएदार 12 सालों तक कब्जा करके आपकी संपत्ति पर मालिकाना हक भी पालेगा। अब इसके बाद कुछ राहत की सांस आप लोगों के दे दी जाए, यानी कि कुछ रिलीफ दे दूं, क्योंकि अगर आपने यहां पर ये स्टेप मेरे बताए हुए अपनाए तो कोई किराएदार वाली जिंदगी में समस्या नहीं होगी। देखिए सबसे पहले कोशिश करें, अगर कोई किराएदार है उसके साथ एटलीस्ट एक 11 महीने का कच्चा एग्रीमेंट जरूर बनवा ले। कारण 11 महीने का एग्रीमेंट है, शॉर्ट टर्म पीरियड का एग्रीमेंट है, अगर उसने कल को उठकर कोई बदमाशी करी तो आप लंबे समय तक बंधे भी नहीं रहेंगे और उससे बड़ी इजीली खाली करवा लेंगे। इसके अलावा जैसे ही कोई रेंट एग्रीमेंट बन गया, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ गया कि हां सामने वाली पार्टी टीनेंट है, यानी कि किराएदार है। और सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट समय समय पर बोल चुके हैं, वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट, यानी कि एक किराएदार कानून की नजर में हमेशा किराएदार रहेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो 15 साल पहले किराया देता था उसके बाद अब नहीं देता। जी नहीं, अगर आपने शुरू में एक बार किराया दिया, आप संपत्ति खाली करके नहीं गए और उस पर रह रहे हैं, तो कानून की नजर में आपको किराएदार की हैसियत ही दी जाएगी, आप वहां पर कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं ले सकते। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एक किराएदार कानून के अंदर यहां भी बंध जाता है। अगर आप सेक्शन 116 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखें तो वो किराएदारों पर रोक लगा देता है। बट डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, यह सेक्शन बोलता है कि यहां पर टीनेंट के लिए एस्टोपल लगाया गया है, या फिर जो लाइसेंसी है, यानी कि जो एक तरीके का किराएदार है जो कब्जे में है, उस पर एस्टोपल लगाया गया है। एस्टोपल क्या है कि वो जब से संपत्ति पर किराए पर रह रहा है और जब तक उस संपत्ति को खाली करके नहीं चला जाता, जब तक उसका उस संपत्ति पर क्या है, किराए वाला हक है, तब तक वो संपत्ति के रियल मालिक के टाइटल को नकार नहीं सकता। यानी कि सेक्शन 116 बोलता है कि जब तक एक किराएदार अपने मकान मालिक को यह नहीं बोल सकता कि ये तो मकान मालिक ही नहीं है, मकान मालिक तो कोई तीसरा इंसान है। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि जैसे ही उसका रेंट एग्रीमेंट हुआ वैसे ही वो वहां पर बंध गया, अब वो उसको ओनर ही मानकर चलेगा। अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि सर हमारे केस में तो ऐसा नहीं है, रेंट एग्रीमेंट हम बनवा ही नहीं पाए, सामने वाली पार्टी मुझे लगता भी नहीं अब बनवाएगी, अब हम क्या करें? देखिए रेंट एग्रीमेंट अगर वो लंबे समय से रह रहा है तो मुश्किल ही बनाने वाला है। आप एक काम करें, उसको ये बोलें कि भाई जितना भी आप किराया देते हैं हमें ऑनलाइन देना शुरू कर दें, हम हर महीने नहीं आ सकते आपसे किराया मांगने। और कोशिश ये करें कि अगर आप खुद को ऐसी किसी कमजोर स्थिति में फंसा पा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग भी करें और व्हाट्सएप चैट्स भी रखें,
क्योंकि ये दोनों चीज अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट देखें सेक्शन 55 सब क्लोज बी, वो बोलता है कि ऐसी कंडीशन में 65 बी का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है और ये इलेक्ट्रॉनिकल एविडेंस भी कोर्ट में एक्सेप्ट किए जाएंगे। पर व्हाट्सएप चैट कैसे आपको दिखानी है? आपको सामने वाले व्यक्ति का अगर नंबर सेव कर रखा है तो ऐसी कंडीशन में स्क्रीनशॉट नहीं लेने, बल्कि उस चैट को व्हाट्सएप में सेव रखना है। इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग जमा कर रखनी है जहां पर उसने ऑलरेडी एक्सेप्टेंस रखी हो कि हां मैं इस संपत्ति पर किराएदार था या किराएदार की हैसियत से आया था। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम तो यहां पर बुरी तरीके से फंस चुके हैं, तो मैं लोगों को बोलता हूं कि आपको थोड़ा सा समय इंतजार करना पड़ेगा। मुश्किल से मुश्किल 1 साल तक। 1 साल में आप लोगों को उस व्यक्ति के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाने हैं। अच्छे रिलेशन मतलब आप उनके घर जाएं, वो आपके घर आए, साथ में फोटो खिंचवाएं, हो सकता है तो घूमने जाएं। तो ऐसी कंडीशन में हम कोर्ट में ये इंडिकेट कर सकेंगे कि हमारा रिलेशन काफी अच्छा है। और अगर हम दूसरी पार्टी को किराएदार नहीं दिखा पा रहे, पर इन एविडेंस के बेस पर अपना रिलेशन दिखाकर हम ये साबित कर सकते हैं कि ये हमारी परमिशन से रह रहे हैं, तभी हमारे रिलेशन इतने अच्छे हैं। वरना अगर एक इंसान कब्जे में रह रहा है तो उससे या तो लड़ाई झगड़ा होगा या बोलचाल बंद होगी। तो अगर आप टेनेंसी का एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा पा रहे तो ये मत सोचे संपत्ति हाथ से चली जाएगी। अच्छे एडवोकेट की गाइडेंस ले, वो आपके एविडेंस परमिसिव पोजेशन वाले बनवाने तैयार कर देगा और आपकी प्रॉपर्टी पर सूट फॉर पोजेशन डाल देगा। और इसी बीच अगर किराएदार एडवर्स पोजेशन साबित करने की कोशिश करेगा, हम एडवर्स पोजेशन की जगह परमिशन पोजेशन दिखा देंगे और अपनी संपत्ति वापस पा लेंगे। दोनों कंडीशन में ही इन द एंड हमें तो अपनी संपत्ति ही वापस पानी है। अब दोस्तों, ये मैंने कुछ टेक्निक और कंडीशन बताई जब किराएदार मालिक बन जाता है और जब हम उसको मकान मालिक बनने से रोक सकते हैं। अब साल 2024 की एक बड़ी जजमेंट लाया हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। केस टाइटल है हमारा ब्रिज नारायण शुक्ला डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस सुदेश कुमार आलिया सुरेश कुमार डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर। इसका सिविल अपील नंबर है 7502 ऑफ 2012 और 3 जनवरी 2024 की जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार टीनेंट के खिलाफ, किराएदारों के खिलाफ क्या फैसला सुनाया। देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक किराएदार, एक टीनेंट प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन क्लेम ही नहीं कर सकता लैंडलॉर्ड के खिलाफ, क्योंकि उसका तो परमिसिव पोजेशन माना जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों के मन में खतरा था कि हमारा किराएदार एडवर्स पोजेशन साबित करेगा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी उनको रोक दिया कि अगर आप किराएदार हैं तो किराएदार ही रहेंगे, आप अपना कब्जा नहीं बता सकते। कारण क्योंकि जब आप संपत्ति पर रहने आए थे, आप मकान मालिक की परमिशन से आए थे। अगर उसने रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाया, उसकी गलती है, किराए की रिसिप्ट नहीं दी, उसकी गलती है, पर इन द एंड प्रॉपर्टी पर आपका पोजेशन परमिशन के बाद ही तो हुआ है, तो वो परमिसिव पोजेशन बन जाएगा। और परमिसिव पोजेशन कभी भी एडवर्स पोजेशन नहीं माना जाता और वहां पर भी आखिर में आकर किराएदार प्रॉपर्टी खाली करके भागेगा और उसके ऊपर कंपनसेशन भी लगाया जाएगा और साथ ही साथ आपका जितना भी रेंट बकाया है उस पर पेनल्टी और इंटरेस्ट भी जरूर लगेगा। बस सही तरीके से सही गाइडेंस में आपको काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप रोजाना इसी प्रकार से हर लेटेस्ट जजमेंट, हर महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।